हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, या आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके जीएस के अंदर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो उनसे पूछे जाने वाले उन सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। एक टॉपिक वाइज की सीरीज में लेकर चला हूं दोस्तों, जिसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। भारतीय इतिहास के तीन पार्ट, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों को दोस्तों हम कवर करने जा रहे हैं। इसी की सीरीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए एक सीरीज शुरू की गई जिसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और दोस्तों, आप मुझे जानते ही हो, मेरा नाम है प्रवीण सुथार। आपके लिए अब हर रोज जो है इंडियन हिस्ट्री को पहले हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो आपका एसएससी का हो, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, या फिर आप अन्य किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के अंदर इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे। क्लासें आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था। पीडीएफ के लिए आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से है। आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्वेश्चन बाइलिंगुअल में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन। आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है दोस्तों वो कौन सा है? 2800 बीसी से 2000 बीसी तक का, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का, 3500 से लेकर 1800, या निश्चित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का कई बार आपसे पूछ लिया जाता है दूसरा नाम दोस्तों। तो अगर वो आपसे इसका दूसरा नाम पूछे तो आप लोग आंसर कर देंगे, इसका दूसरा नाम जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा, इसका सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। उसके अलावा दो बातें आप इस सिविलाइजेशन के बारे में और याद रखेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर आपसे ये पूछ ले, भारतीय उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता, तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है दोस्तों वो कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की वो हड़प्पा सभ्यता ही है। दूसरा, इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, यह आपकी एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। इसको हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शहरी सभ्यता के। यानी यहाँ के जो लोग थे वो नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे। उसके अलावा तीसरी एक बात इसके बारे में और याद रखेंगे, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी सर? ये कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। यानी यहाँ के लोग जो हैं वो किस धातु का प्रयोग करते थे? सर, यहाँ के लोग कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कांस्य धातु जो है वो कैसे बनती है, तो हम आंसर करेंगे सर तांबे और टीन से। किससे मिलती है? तांबे और टीन को जब मिलाया जाता है तो हमारा कौन सी मिश्र धातु बनती है? कांसा बनती है। तांबा क्या होता है दोस्तों, बताइएगा, तांबा क्या होता है? तांबे का सिंबल क्या होता है? तांबे को हम क्या बोलते हैं? कॉपर। तो कॉपर प्लस टीन, टीन होता है एसएन। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से लेकर कहां तक विस्तृत थी? हाउ फोर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों ये कहां से लेकर आपकी कहां तक फैली हुई थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इसका एक स्थल देखने को मिला जिसका नाम था मांडा। क्या नाम था? मांडा था, जिसे हम मांदा भी बोलते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर हमें एक स्थल देखने को मिला रोपड़। कौन सा देखने को मिला? रोपड़। लेकिन दिल्ली में हमें इसका कोई भी स्थल देखने को नहीं मिला। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की तो दोस्तों राजस्थान में हमें जो स्थल देखने को मिलता है वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। लेकिन बिहार में हमें इसका कोई भी स्थल नहीं मिला, बंगाल में नहीं मिला और उड़ीसा में इसका कोई भी स्थल देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद पंजाब, पंजाब में सर आपने बताया रोपड़ था, राजस्थान में कालीबंगा था, गुजरात में दोस्तों याद रखना धोलावीरा था। कौन सा था?
धोलावीरा था, और दूसरा दोस्तों हम याद रखेंगे लोथल। दूसरा कौन सा शहर याद रखेंगे दोस्तों? लोथल। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे शहर है, लेकिन अभी मैंने बताया ना तो उड़ीसा में थी और ना ही बंगाल में थी, यानी ये तीनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। अब बचे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सर आपने पंजाब में बताया रोपड़ था, राजस्थान में कालीबंगा बताया, गुजरात में धोलावीरा और लोथल बताया, उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा आलमगीरपुर। कौन सा हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर हमें देखने को मिला। हरियाणा में दोस्तों दो बड़े स्थल, एक तो राखीगढ़ी जो एशिया का सबसे बड़ा टीला कहलाता है दोस्तों, और दूसरा बनावली। कौन सा? बनावली, जिसे बनवाड़ी के नाम से भी आप लोग जानते हो। सिंध, सिंध आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर मैं अगर बात करूं मोहनजोदड़ो की, आप लोग बात कर सकते हो कि सर वो वहां से मिला था। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि सर ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर दोस्तों फैली हुई थी। अब इसने पूछा है विस्तार, इसका विस्तृत एरिया पूछा है आपसे, तो दोस्तों अब समझिएगा इस चीज को, जब हम रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ते हैं तो वैसा ही यहां पर बात करेंगे हम। चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं बात करता हूं इसके सबसे उत्तरी स्थल की दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांदा है। कौन सा है? मांदा है। इसे आप लोग मांडा के नाम से भी जानते हो, और ये मांदा नामक स्थल जो है दोस्तों ये आपका अखनूर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? अखनूर जिले में। और ये अखनूर जिला जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो याद रखिए मांदा नामक स्थल जो कि अखनूर जिले जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो सर ये चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चेनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल है। अगर मैं बात करता हूं साउथ की, दक्षिण की, तो साउथ में जो स्थल पड़ता है वो दैमाबाद है दोस्तों। और दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है सर? ये अहमदनगर जिला। और ये अहमदनगर जिला कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो याद रखिएगा अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का, जहां पर दैमाबाद पड़ता है। और दैमाबाद पूछ ले कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो हम आंसर कर देंगे सर वो गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे हैं, जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जिसे हम दोस्तों जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके पूर्वी स्थल की, तो पूर्वी स्थल आप लोग याद रखेंगे सर इसका पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था। कौन सा था दोस्तों? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है ये कहां पे है सर? ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी के किनारे देखने को मिला सर? ये हमें हिंडन नदी के किनारे देखने को मिला। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे हमें देखने को मिला। और जब मैं बात करता हूं इसके सबसे पश्चिमी स्थल की, तो सबसे पश्चिमी स्थल दोस्तों इसका सूत कांगेडोर था। कौन सा था? सूत कांगेडोर। और ये सूत कांगेडोर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है सर? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जिले में है। और अगर आपसे पूछ लिए किस नदी के किनारे हमें देखने को मिला, तो सर ये दाश्क नदी के किनारे हमें देखने को मिला। कौन सी नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। तो ये इसका विस्तार था दोस्तों। उत्तर में पूछे तो मांदा हो जाएगा, दक्षिण में पूछे दाइमाबाद, पूर्व में आपसे पूछ रहा है आलमगीरपुर, और पश्चिम में पूछे तो सूत कांगेडोर। अब जब ये इस तरह से फैली हुई थी तो एक और नया क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों आप लोग आंसर कर देना कि सर ये त्रिभुजाकार हुआ करता था। कैसा आकार था इसका? त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी? तो दोस्तों आप सभी आंसर करेंगे कि सर ये जो है ये त्रिभुजाकार यानी एक त्रिभुज के आकार में फैली हुई थी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? सुरकोटदा, बनावली, लोथल या कालीबंगा? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों घोड़े के अवशेष उसने पूछे हैं, तो हम आंसर कर देंगे सर घोड़े के जो अवशेष है वो हमें कहां से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। कहां से मिले थे? सुरकोटदा। अगर मैं बात करता हूं बनावली के बारे में, तो बनावली जो है दोस्तों ये कहां पे पड़ता है सर? ये हरियाणा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। और हरियाणा के अंदर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका नाम है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल की मैं अगर बात करता हूं, तो लोथल जो है दोस्तों ये कहां पे पड़ता है सर? ये गुजरात में पड़ता है। और लोथल से एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है, यह एक क्या हुआ करता था सर? ये एक बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था सर? ये एक बंदरगाह हुआ करता था। और कालीबंगा से एक क्वेश्चन आता है, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे कई बार इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो आप लोग आंसर करेंगे काले रंग की चूड़ियां। क्या आंसर करेंगे?
काले रंग की चूड़ियां आप लोग आंसर करेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है घग्गर नदी के किनारे आपका ये स्थल पड़ता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है और बनावली जो है ये दोस्तों आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? अभी मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया, कालीबंगा से पूछा है तो हम आंसर कर देंगे कालीबंगा जो है वो कहां पे पड़ता है दोस्तों? सर वो राजस्थान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। अब कालीबंगा से क्वेश्चन क्या बनेंगे? कालीबंगा का नाम आया दोस्तों तो कालीबंगा से बनने वाली सारी की सारी बातें हम यहां से कवर करेंगे। चलिए, कालीबंगा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो इसकी वर्तमान में जो लोकेशन है वो राजस्थान में है। कई बार आपसे पूछा जाता है बताइए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, बताइए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग आंसर करेंगे सर इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा किस नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है, किस नदी के किनारे था, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा का नाम आया तो आपसे पूछे जाएंगे काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियों के साक्ष्य हमें कहां से मिले? क्या पूछेगा आपसे? काली चूड़ियों के साक्ष्य। तो काली चूड़ियों के साक्ष्य पूछे दोस्तों तो हम आंसर कर देंगे वो भी हमें कालीबंगा से देखने मिले। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्या पूछेगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिले? तो हम आंसर कर देंगे सर जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से देखने को मिले। कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर हमारा स्थित है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। उसके अलावा कई बार आपसे पूछ लेता है बताइए हल के साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो दोस्तों अगर वो आपसे हल के साक्ष्य भी पूछ रहा है तो आप लोग आंसर करेंगे सर हल के जो साक्ष्य हैं या मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना था दोस्तों तो वो भी हमें कहां से मिला? कालीबंगा से ही देखने को मिला। कहां से देखने मिला? कालीबंगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आपसे पूछ लेता है अग्निकुंड के साक्ष्य। क्या किसके साक्ष्य पूछेगा आपसे? अग्निकुंड के साक्ष्य। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मेरे भाइयों अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आप आंसर कर देंगे सर वो कालीबंगा से ही मिले। गुजरात का लोथल और धोलावीरा, मध्य प्रदेश में आपका कोई भी स्थल नहीं था, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको आलमगीरपुर बताया। तो ये बात कालीबंगा से पूछी गई है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके कालीबंगा से नहीं आज तक एग्जाम में पूछे गए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लोहा युग? तो दोस्तों लोहा युग की अगर मैं बात करता हूं तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर लोहा युग की जब भी हम बात करते हैं यानी इसके अंदर लोहे की बात होगी, लोहा युग में लोहे का प्रयोग क्या होगा, और लोहे के जो साक्ष्य हैं वो उतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिले। लेकिन सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नवपाषाण और पूरा पाषाण, सर अगर इन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा होगा? सर ये हमारा पाषाण काल हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? पाषाण काल हो जाएगा। तो पाषाण काल की बात होगी, पाषाण काल के दोस्तों यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, तो ये कौन सा बचा? सर ये कांस्य युगीन की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों वो धातु कौन सी हुआ करती थी? सर वो कांसा धातु हुआ करती थी, और कांसा धातु जो है वो तांबे और टीन से मिलकर बनती थी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की थी? कांस्य युग थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हिस्ट्री के बारे में, किसकी बात करता हूं मैं? अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री के बारे में तो इसमें हम एक तो बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज, एज बोल दीजिए चाहे पीरियड, इसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसे हम बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। अब आपको सर आपने ये बातें तो लिख दी लेकिन इनका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों ध्यान देना इसके अंदर बात क्या होगी। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी सभ्यता थी? तब हम क्या आंसर करेंगे? सर वो आधे ऐतिहासिक काल की थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, समझिएगा बातों को। प्री हिस्टोरिक एज की अगर मैं बात करता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका मतलब होता है जहां पर ना तो हमें लिपि मिली, ना तो कोई स्क्रिप्ट मिली, और ना ही हमें कोई लेखन कार्य मिला।
जहां पर हमें किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं मिले, तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? तो हम आंसर करेंगे सर इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पत्थरों से, यानी पाषाणों से। पाषाणों यानी पत्थरों का काल था जिससे हमें जानकारी मिली, और इसी में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पाषाण काल की बात है दोस्तों। अब प्रोटो हिस्टोरिक एज ये क्या थी? इसके अंदर हमें लिपि मिली दोस्तों। क्या मिली? लिपि मिली, लेकिन लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? बताइए ऐसा कौन सा काल था जिसमें लिपि तो मिली लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए? हम आंसर करेंगे सर वो प्रोटो हिस्टोरिक एज था, आधे ऐतिहासिक काल था। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपसे पूछे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका वो हिस्टोरिक एज, सर इसके अंदर हमें क्या थे? स्रोत भी मिले और उन्हें हम पढ़ भी पाए, उनकी लिपि भी थी। एग्जाम्पल महाभारत है, रामायण है, आपके जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, या जितने भी नवीन राइटर्स के द्वारा जो बुक लिखी गई दोस्तों, वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चाहे वो आपका मध्यकालीन भारत में लिखी गई, चाहे वो एंशियंट में लिखी गई मेगास्थनीज की इंडिका थी, इब्न बतूता का रेला था, वो सारे इसके एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ये चीज क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कांस्य युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, या जनजातीय थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये शहरों में रहा करते थे, इनका जो रहन सहन था वो एक शहरों की तरह थे। ये नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। ये कैसी सभ्यता थी? सर सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। दोस्तों याद रखना ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से? सर सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, घर थे, वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ब्रिक से बने होते थे, ईंटों से बने हुए होते थे। और अगर मैं बात करता हूं इन शहरों के बारे में, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की हुई ईंटों को क्या कहा गया? क्वेश्चन क्या आता है? बताइए पकी हुई ईंटों को क्या कहा गया? तो पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पकी हुई ईंटों को टेराकोटा ही कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बना आपका, कई बार पूछा गया है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पकी हुई ईंटें क्या कहलाती थी? हम आंसर करेंगे दोस्तों वो टेराकोटा ही कहलाया करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। अब चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शनों को समझिएगा, ऑप्शनों को एलिमिनेट करने का प्रयास करिएगा, बातें समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं सर जॉन मार्शल के समय, तो याद रखना एएसआई का नाम सुना होगा आपने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है दोस्तों ये। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसी के ही अध्यक्ष हुआ करते थे, इसी के ही अध्यक्ष हुआ करते थे 1905 में, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय सर जॉन मार्शल एएसआई के अध्यक्ष थे। आर डी बनर्जी का नाम आया दोस्तों, राखल दास बनर्जी, इस शख्स के द्वारा 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो कि मृतकों का टीला कहलाता है, माउंट्स ऑफ डेड कहलाता है, जो हमें सिंधु नदी के किनारे को देखने को मिला। उसके बाद एक निंगम, क्या पूछा उसने? एक निंगम। तो एक निंगम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये कौन थे? सर यही तो व्यक्ति वो है जिसने एएसआई की स्थापना की थी। इसने क्या की थी? एएसआई की स्थापना की थी। और एएसआई जो है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई वो वर्ष 1861 के अंदर कलकत्ता में की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई। और कलकत्ता में करने वाला जो शख्स था वो कनिंगम ही हुआ करता था, अलेक्जेंडर कनिंगम। और जब अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की, तो यही व्यक्ति क्या कहलाया? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये क्या कहलाया? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पिता या जनक पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? ए कनिंगम या अलेक्जेंडर कनिंगम। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी बच गया सर, दयाराम साहनी। कौन बच गया? दयाराम साहनी बचा। तो सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो खोज करता था दोस्तों वो कौन था? सर वो दयाराम साहनी। हड़प्पा की बात आई है दोस्तों, तो इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया? सर ये रावी नदी के किनारे खोजा गया। और याद रखना दोस्तों, रावी नदी का कई बार पुराना नाम आपसे पूछा गया,
और पुराना नाम जो था वो कौन सा था सर? इसका पुराना नाम प्रूषणी हुआ करता था। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? प्रूषणी नदी हुआ करता था। और अगर मैं बात करता हूं इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों, तो याद रखिएगा इसी हड़प्पा सभ्यता से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सी फसलों के साक्ष्य मिले। तो यहाँ की प्रमुख फसलें दो ही हुआ करती थी, गेहूं और जौ। और दूसरा, यहां से हमें एक 12 कक्षों का अन्नागार भी देखने को मिला। क्या मिला? 12 कक्षों का अन्नागार। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी जहां पर एक अन्नागार था, जहां पर 12 कमरे हुआ करते थे। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और उसके अलावा याद रखिएगा यहां से हमें एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम था R37। क्वेश्चन आएगा, बताइए हमें R37 कब्रिस्तान के अवशेष कहां से मिले? तो हम आंसर करेंगे सर वो हड़प्पा सभ्यता से ही हमें देखने को मिले। तो चारों ऑप्शनों के बारे में मैंने चारों बातें बताई। ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पीडीएफ के लिए मेरे भाइयों आप लोग जुड़ सकते हो, मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्पायर एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उस पर आप सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सारे उस पर जुड़िएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी मैं बातें लिख रहा हूँ यूं की यूं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा मेरे द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, या क्या पूछा है, विच वॉज द पोर्ट सिटी, पोर्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार ये एसएससी के अंदर रिपीट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और वो हमेशा आपको पतन नगर, बंदरगाह तो आपको ऑप्शन में मिलता ही नहीं, आपको हमेशा पतन नगर लिखकर ही देता है। तो आपको बताना है क्या वो कालीबंगा था? नहीं सर, कालीबंगा के बारे में आपने अभी सारी बातें बताई कि ये राजस्थान में घग्गर नदी से प्राप्त हुआ, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये एक बंदरगाह हुआ करता था। रोपड़ की अगर मैं बात करता हूं तो ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों। और पंजाब में कौन सी नदी के किनारे पड़ता है सर? ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज। मोहनजोदड़ो की मैं अगर बात करता हूं तो अभी मैंने बताया इसकी खोज 1922 में कौन सी नदी के किनारे हुई? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला जो शख्स था वो R.D. बनर्जी था। कौन था? R.D. बनर्जी या राखल दास बनर्जी था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर लोथल जो है वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा क्या रहा? एक बंदरगाह रहा था। अब बात आई है लोथल की, तो लोथल से बनने वाले सारी की सारी बातें कवर करेंगे यहाँ पे हम। चलिए, लोथल की अगर आपसे नदी पूछ ले कौन सी नदी के किनारे लोथल मिला, तो भोगवा नदी के किनारे मिला। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी। दूसरी बात याद रखेंगे, ये इस समय क्या हुआ करता था सर? ये यहाँ का एक बंदरगाह हुआ करता था। क्या था? बंदरगाह। यहां से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले? तो फारस देश की मुद्रा। क्या मिले? फारस देश की मुद्रा। क्योंकि ये बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से फारस देश की मुद्रा भी हमें मिली। उसके अलावा मैं लोथल की बात करता हूँ तो यहाँ से हमें मम्मी के साक्ष्य, मम्मी मतलब जो पुराने समय में बॉडी हुआ करती थी उन्हें पट्टियों से बांध दिया जाता था उन्हें बचाने के लिए दोस्तों। तो क्या मम्मी के साक्ष्य अगर आपसे पूछे तो वो भी हमें कहां से मिले थे सर? वो भी हमें लोथल से ही मिले थे। कहां से? लोथल से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी, अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी या आपसे पूछे कमर्शियल कैपिटल, तो आप आंसर कर देंगे सर इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी रही वो भी कौन सा शहर रहा सर? वो लोथल ही रहा था। कौन सा रहा था? लोथल ही रहा था। और उसके अलावा कई बार आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ लेता है, बताइए चावल के दानों के साक्ष्य। क्या पूछ लेता है? चावल के दानों के साक्ष्य। तो चावल के दानों के साक्ष्य भी अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो भी हमें कहां से मिले सर? वो भी लोथल से मिले। लोथल से मोस्टली इंपॉर्टेंट या तो बंदरगाह पूछेगा या मम्मी के साक्ष्य या फिर आपसे वाणिज्यिक राजधानी के बारे में पूछेगा। या कई बार ये पूछ लेता है एकमात्र ऐसा शहर जिसका मुख्य द्वार सड़क पर खुलता था। मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलता था। तो इसका मुख्य द्वार जो है दोस्तों वो मुख्य सड़क पर ही खुलता था। ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें लोथल से है। लोथल से इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो हम सभी जानते हैं सर इसकी जो खोज हुई थी वो वर्ष 1921 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में हुई तो क्या खोजा गया इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें हम 1921 की, तो 1921 में याद रखिएगा इसका सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज 1921 में
डी आर साहनी किसने की थी? डी आर साहनी के द्वारा की गई, दयाराम साहनी जिसे कहा जाता है। और इसने कौन सी नदी के किनारे इसकी खोज की? सर इसने रावी नदी के किनारे इसकी खोज की थी। कौन सी नदी के किनारे खोज की? रावी नदी के किनारे इसे खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल अगर आपसे पूछ ले, सबसे पहली साइट पूछ ले, तो वो भी कौन सी थी? सर वो हड़प्पा थी। हड़प्पा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो सर यहां से R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला। क्या मिला? R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला। उसके अलावा यहां से हमें फसल, फसल कौन कौन सी? सर एक गेहूं और दूसरा जौ। गेहूं और जौ के हमें साक्ष्य मिले। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ ही हुआ करती थी। उसके अलावा यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सर यहाँ की इमारत की बात आई है तो यहाँ से हमें 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। क्या मिला दोस्तों? सर यहाँ से हमें 12 कक्षों का अन्नागार, यानी एक यहाँ पे अनाज को स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस बनाया गया था, जिसमें कितने कमरे हुआ करते थे? 12 कमरे हुआ करते थे। ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा से हमें और क्या मिला? हाईलाइट करके लिखिएगा दोस्तों इस बात को। यहां से सर हमें उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली? उर्वरता की देवी की मूर्ति। तो ये भी आपको याद रखना, फर्टिलिटी ऑफ गॉड, उर्वरता की देवी की मूर्ति। या क्वेश्चन क्या आता है आपसे पूछा जाएगा, बताइए मूर्ति के गर्भ से, क्या पूछा जाएगा? मूर्ति के गर्भ से उगता हुआ पौधा, मूर्ति के गर्भ से उगता हुआ पौधा कहां से मिला? तो उगता हुआ जो पौधा दिखाया गया दोस्तों वो कहां से था? सर वो हमें हड़प्पा से ही देखने को मिला। ये जो ग्रीन करके पॉइंट लिखा है मेरे दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इन बातों को आप लोग जो है नोट करते हुए चलेंगे। ये बातें आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों में से हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। यहाँ की सारी बातें जो है उम्मीद करता हूं आपके समझ में, जहन में बैठ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंध का नकलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को, क्या पूछा है? सिंध का नकलिस्तान आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? चलिए दोस्तों, सिंध का नखलिस्तान या बाग आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नया है, नए क्वेश्चन का आंसर सबको पहले पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो की एक एक कहानी समझाऊंगा मैं आपको। मैंने हड़प्पा के बारे में आपको एक एक चीज बताई, कालीबंगा को डीपली पढ़ा हमने, लोथल को पढ़ा, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का नखलिस्तान कहलाता है, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। क्या कहलाता है? अब मोहनजोदड़ो से बनने वाले बातें देखिए, बेसिक सी बात समझिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो आंसर कर देना 1922 में। और 1922 में इसका सबसे पहला स्थल, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? R D बनर्जी, जिसे हम राखल दास बनर्जी बोलते हैं। किस नदी के किनारे हमें मिला? सर ये हमें सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हमें देखने को मिला। कई बार क्वेश्चन आता है बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो हम आंसर कर देंगे सर इसका अर्थ होता है माउंट्स ऑफ डेड। क्या होता है? सर इसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ डेड, या इसे हम हिंदी में बोल देंगे मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के अलावा यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या आता है? यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, सबसे फेमस बिल्डिंग अगर आपसे पूछ ले, तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी वो कौन सी थी? सर यहाँ से एक महान स्नानागार मिला। क्या मिला? एक महान स्नानागार या एक ग्रेट बाथ टब मिला, वो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध थी। लेकिन यहाँ से पूछ ले सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सर यहाँ से जो हमें अन्नागार मिला, क्या मिला? सर यहाँ से जो हमें अन्नागार मिला वो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा बोलो चाहे दाढ़ी वाला बाबा बोलो, क्या? दाढ़ी वाला बाबा, तो दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, तो वो भी दोस्तों हमें कहां से मिली? सर वो हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिली। उसके अलावा यहाँ से और क्या मिली? तो यहाँ से मिली दोस्तों हमें नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। किसकी मिली? नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति।
तो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? सर वो मोहनजोदड़ो से। और ये किस धातु की बनी हुई थी? सर ये कांस्य धातु की बनी हुई थी। किस धातु की बनी हुई दोस्तों? सर ये कांस्य धातु की बनी हुई थी। उसके अलावा आप याद रखना, यहीं से हमें क्या मिला था? सर यहाँ से हमें नटराज की मूर्ति मिली थी। नटराजन की मूर्ति अगर आपसे पूछे तो वो भी हमें यहाँ से मिली। अगर आपसे पशुपति नाथ की मूर्ति पूछे तो पशुपति नाथ की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली? वो भी मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति नाथ की मूर्ति पूछे चाहे नटराजन की मूर्ति पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपसे क्या पूछा जा सकता है? बताइए स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह भी मोहनजोदड़ो की ही देन है। कौन सा चिन्ह? स्वास्तिक चिन्ह। जब हम घरों में नई गाड़ी लेकर आते हैं तो कुछ इस तरह का एक निशान बनाया जाता है जिसे आम भाषा में सांख्यिकी कहा जाता है दोस्तों। तो ये स्वास्तिक भी कहाँ की देन है? सर ये मोहनजोदड़ो की ही देन है। कहाँ की देन है? मोहनजोदड़ो की ही देन है। उसके अलावा यहाँ से सर हमें एक विचित्र मुद्रा भी देखने को मिली। क्या मिली? सर यहाँ से हमें एक विचित्र मुद्रा भी देखने को मिली, जिसमें एक सिर जो है वो कैसा था? बेल की तरह, और धड़ जो है वो शेर की तरह होता था। विचित्र मुद्रा भी हमें यहाँ से देखने को मिली। या आपने ऋतिक रोशन की जो मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी उसमें एक मिट्टी की मुहर दिखाई गई थी और उसी मुहर के ऊपर उस जानवर का चित्र भी अंकित था। और एक क्वेश्चन और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग याद रखोगे, कौन सा? अगर आपसे पूछ ले प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य, क्या पूछ ले? प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य। तो कुएं के जो साक्ष्य थे दोस्तों वो प्रत्येक घर में वो कहां से मिले? सर वो मोहनजोदाड़ो से मिले। इससे बाहर मोहनजोदाड़ो से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो से बनने वाली मैंने सारी की सारी बातें आपको बताई, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों जो है पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी बात आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी है। अगर सारी बातें समझ में आ चुकी है दोस्तों तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर करने का आप लोग काम करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक आंसर कर दिया होगा कि सर आपने इसका आकार बताया था कि ये जो है ट्रायंगुलर शेप में था, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है जिसमें एक साइड आपको स्थल दिए हुए हैं और दूसरी साइड। अच्छा ये क्वेश्चन आपको दिखाई सही से नहीं दे रहा है, टेक्निकल टीम ने कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है किया है। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से। चलिए इसमें एक साइड दोस्तों आपको सूची दी गई है, स्थल दिए गए हैं। एक साइड आपको क्या दिए गए हैं? स्थल दिए गए हैं दोस्तों। और दूसरी साइड जो है दोस्तों आपको क्या दी गई? नदियां। एक साइड स्थल दिए गए हैं और दूसरी साइड नदी दी गई है। स्थल में सबसे पहला स्थल दिया गया आपको हड़प्पा। हड़प्पा के बाद दूसरा स्थल दिया गया मोहनजोदड़ो। तीसरा स्थल आपका लोथल और चौथा स्थल है कालीबंगा। ये नदियों से क्वेश्चन है आपका। मैच द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। अब नदियां दी गई है, सबसे पहले दी गई रावी, दूसरी नदी दी गई सिंधु, तीसरी नदी दी गई भोगवा और चौथी दी गई घग्गर। और आपको इन सभी का मिलान करना है दोस्तों। अब आप जानते हो सर अभी आपने क्या पढ़ाया था कि सर अभी तो आपने ये सारी की सारी बातें बताई थी। मैंने क्या बताया था? हड़प्पा जो है दोस्तों ये किस नदी के किनारे बताया था? रावी। मोहनजोदड़ो जो ये किसके किनारे बताया था? सिंधु के किनारे। लोथल मैंने भोगवा नदी के किनारे बताया और कालीबंगा मैंने आपको घग्गर नदी के किनारे बताया था। तो यही स्थल हमने पढ़े थे। उसके अलावा मैंने मांदा बताया था जो कि कहाँ पे है? सर मांदा अपने चिनाब नदी के किनारे। दाइमाबाद बताया था वो गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। राखीगढ़ी पूछे तो सरस्वती नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे बनावली तो वो भी सरस्वती नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कालीबंगा तो वो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। रोपड़ पूछे तो सतलुज नदी के किनारे हो जाएगा। वो अगर आपसे पूछता है किसके बारे में? लोथल, तो वो भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। ये आपके स्थल है जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन था। इसके अंदर क्वेश्चन जो है आगे पीछे करके दे रखा था, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो है दोस्तों यहाँ पर बता दी है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। देखते हैं कितने जो भाई बंधु हैं वो इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? वेयर इज मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। भाई राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को राम राम है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मोहनजोदाड़ो की लोकेशन पूछी गई है। क्या मोहनजोदाड़ो पंजाब में है? बिल्कुल नहीं सर, पंजाब में तो आपने एक ही नाम लिया है और वो है रोपड़। कौन सा है?
रोपड़। तो पंजाब में कौन सा हो जाएगा सर, पंजाब में तो रोपड़ हो जाएगा हमारा। उसके बाद दूसरा सिंध, सिंध के अंदर क्या पड़ता है, मोहनजोदाड़ो बिल्कुल पड़ता है सर। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध के अंदर ही है, और मैंने अभी आपको बताया इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। गुजरात, गुजरात के दो स्थल दोस्तों, जिसमें मैंने एक तो आपको पढ़ाया लोथल, और दूसरा धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, आगे धोलावीरा का भी क्वेश्चन आएगा तो धोलावीरा को पढ़ाऊंगा कि धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य। चलो यहीं पे बता देता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों उनको पहले ही पढ़ते हुए चलेंगे तो आगे हमें आसानी होगी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, किसके, स्टेडियम के साक्ष्य। तो स्टेडियम के साक्ष्य अगर आपसे पूछे तो धोलावीरा से मिले। उसके बाद यह कितने भागों में विभाजित था सर, ये 3 भागों में विभाजित शहर था। 3 भागों में कैसे सर, इसके अंदर एक टीला हुआ करता था पश्चिमी दुर्ग, कौन सा हुआ करता था, पश्चिमी दुर्ग या पश्चिमी टीला। दूसरा हुआ करता था मध्य नगर या मध्य शहर, और तीसरा हुआ करता था पूर्वी टीला, कौन सा हुआ करता था, पूर्वी टीला। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है, बताइए धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तो हम आंसर करेंगे 3 भागों में विभाजित था। या क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था, हम आंसर कर देंगे दोस्तों वो शहर कौन सा हुआ करता था सर, वो हमारा धोलावीरा शहर ही था। धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा गुजरात में है। लोथल भी कहाँ पे है, गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में मैंने कौन सा बताया आपको, आलमगीरपुर बताया, कौन सा बताया, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे दोस्तों आपको बताया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां पाया गया, फटाफट आंसर करिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां पर पाया गया। तो अभी हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है वो कहां से मिला था सर, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगर आपने पीछे वाली चीजें देखी है दोस्तों, तो मैंने आपको एक एक चीज बताई थी जिसके अंदर मोहनजोदड़ो से मैंने हर एक बात बताई, और इसी के अंदर मैंने क्या बताया था, सबसे प्रसिद्ध इमारत, ये देखिएगा आपके सामने लिखी हुई है, सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी वो क्या थी, महान स्नानागार ही था, ग्रेट बाथ टब भी था। इसका मतलब क्या हुआ, यही सेम क्वेश्चन उसने वृहद स्नानागार आपसे पूछ लिया। तो दोस्तों यही सेम क्वेश्चन था आपका, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको घुमा कर दे देता है। तो वृहद स्नानागार पूछा गया है, ग्रेट बाथ टब, ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और मैंने इंग्लिश में बताया आपको, ग्रेट बाथ टब पूछा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, इन दी करेंसी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वेयर डेटी रामा लाइक डिपिटेशन इज फाउंड। तो अगर इसकी मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उसमें क्या ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का, नहीं सर, इन तीनों देवताओं की उसके अंदर कोई बात नहीं थी। आपने एक नाम लिया था पशुपति नाथ का, और दोस्तों याद रखिएगा भगवान शिव ही कौन से नाथ थे, पशुपति नाथ। कौन से नाथ थे, तो पशुपति नाथ। और मुझे फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए पशुपति नाथ की मूर्ति हमें कहां से मिली, फटाफट कमेंट करके बताइए पशुपति नाथ की जो मूर्ति है दोस्तों वो हमें कहां से मिली। तो आप आंसर करेंगे सर वो मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, कालीबंगा, बिल्कुल नहीं सर, कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में। बचा कौन सा, लोथल बचा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो का अलग नाम आपसे पूछा गया है। जीवितों का टीला, माउंट्स ऑफ लिविंग, मैंने माउंट्स ऑफ लिविंग नहीं पढ़ाया, मैंने माउंट्स ऑफ डेड पढ़ाया था, ढूंढो कहां पे है, माउंट्स ऑफ स्केल्टन, स्केल्टन होते हैं कंकाल तंत्र, लेकिन मैंने आपको बताया R37 कब्रिस्तान हमें हड़प्पा से देखने को मिला था। दासों का टीला सर, सलेब गुलाम होते हैं, गुलाम का टीला कहां से हो जाएगा, ये माउंट्स ऑफ डेड था, मृतकों का टीला था, यहां से लाशों के ढेर जरूर देखने को मिले थे। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउन, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी, क्या वहां पे व्यापार होता था इसलिए प्रसिद्ध थी, या वहां पे सोना चांदी होता था इसलिए, क्या वो शहरी सभ्यता थी इसलिए प्रसिद्ध थी। तो आपको आंसर करना है, क्वेश्चन देखिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। सर वहां पे उद्योग नहीं होते थे, ये ऑप्शन कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वहां पे उद्योग तो होते ही नहीं थे। अब बात आई है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, तो दोस्तों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो ये जुड़वा राजधानी कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, या आपसे पूछेगा ट्विन कैपिटल।
तो ट्विन कैपिटल या जुड़वा राजधानी कौन सी कहलाती है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही कहलाती है। लेकिन आपसे वाणिज्यिक राजधानी पूछ ले, कमर्शियल कैपिटल दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, तब आप आंसर करेंगे लोथल होती थी। वाणिज्यिक राजधानी जहां से व्यापार होता था, और वो कौन सी थी? लोथल थी। और लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है, जहां से फारस देश की मुद्राएं मिली, जो एक पतन नगर या एक बंदरगाह हुआ करता था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थी सर? ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। और नगर नियोजन की बात आई है तो सर यहाँ पर पानी की निकासी की सबसे बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, इनके जो घर थे, वो गलियां थी, वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? इन्होंने ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा। सर हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो, सर ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो बचा कौन सा? बचा लोथल। अरे भाई लोथल कितनी बार बताऊंगा, गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है। जो मैंने एक्स्ट्रा बातें दोस्तों आपको बताई है, वो अगर एक्स्ट्रा बातें आपने सुनी है, समझी है उन बातों को, तो उन्हीं बातों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं। और एक टॉपिक के साथ ना सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, बल्कि आपको थ्योरी की सारी बातें मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह भी जाते हैं तो लास्ट में हम एक स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो आप लोग निश्चित रहें, क्लास के साथ बने रहें। अगर क्लास सच में अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं आप हमें। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था, वो बताइए कौन सा था? सिंध, पंजाब, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया दोस्तों, बताइए। उसने पूछा भारत में खोजा गया, यानी आज जो भारत है इसकी अगर हम बात देख दो, अगर हम बात कर लेते हैं अभी, सीधा पूछता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा हो जाता? हड़प्पा हो जाता। लेकिन दोस्तों हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, लेकिन इसने पूछा भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल, तो सबसे पहला स्थल पंजाब के अंदर ही खोजा गया था ऑप्शन के अनुसार। और पंजाब के अंदर रोपड़ खोजा गया, और रोपड़ 1953 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1953 में सतलुज नदी के किनारे एम वत्स के द्वारा दोस्तों इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? अब बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? बताइए। चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो कहां से मिलेंगे? हड़प्पा संस्कृति में ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल थी सर, वहां की जो नालियां हुआ करती थी वो बड़े ही ढंग से सजाई गई थी, सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। बिल्कुल सर, वहां के लोग व्यापार किया करते थे। और हमें फारस देश से व्यापार के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि फारस देश की जो मुद्रा थी वो हमें लोथल से देखने को मिली। तो इसका मतलब होगा वो व्यापार करते थे। मातृ देवी, बिल्कुल सर, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। माता की वहां पर पूजा हुआ करती थी। और गर्भ से उगता हुआ पौधा भी दिखाया गया, उर्वरता की देवी भी दिखाई गई। हड़प्पा से हमें इसके स्रोत मिले। लोग लोहे से परिचित थे। बिल्कुल नहीं सर, वहां के लोगों को, हड़प्पा के लोगों को लोहे की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हड़प्पा की लोग जो है वो कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। कौन सी धातु का? कांस्य धातु का। तो कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंधु घाटी की सबसे उत्तरी सीमा, और उत्तरी सीमा मैंने बताई थी मांडा थी। कौन सी थी? मांडा। और मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिले में। दूसरा पूछा है दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा मैंने बताई थी दाइमाबाद। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दाइमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा पूछी है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और दक्षिण आपके पूर्वी पूछी है, तो पूर्वी सीमा पूछ के बाद आपने पश्चिमी, और पश्चिमी कौन सी हो जाएगी? सूतकांगेडर। वही है मैच द फॉलोइंग, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें मैंने बता रखी है, सीधा क्वेश्चन डाला हुआ था आपका, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? अभी इस मांडा के बारे में हमने बात की, तो आपसे यही पूछ लिया, बताइए मांडा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों मांडा की बात आई है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर मांडा की खोज कब हुई थी? तो 1982 में। किसने की थी? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी के द्वारा ही 1982 में। और जेपी जोशी का साथ दे रही थी मधुबाला। कौन दे रही थी? मधुबाला।
तो जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा ही 1982 में मांडा नामक स्थल खोजा गया। और ये मांडा नामक स्थल जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नदी आपसे पूछ ले कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। कौन से, चेनाब नदी। और ये क्या था सर, ये सबसे उत्तरी स्थल था। कौन सा स्थल था ये, सबसे उत्तरी स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थर्न साइट अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, वो यही हो जाएगी, मांडा। और अगर आपसे ये पूछ ले मांडा से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले, तो आप लोग आंसर कर दोगे सर यहाँ से हमें मृदु भांड के साक्ष्य मिले। मिट्टी के बर्तन, मृदु होता है मिट्टी, भांड होते हैं बर्तन, तो यहाँ से हमें मृदु भांड या मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। तो इसमें क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है किस नदी के किनारे स्थित था, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सतलुज नदी के किनारे पूछे तो रोपड़ कर देंगे, रावी के किनारे पूछे तो हड़प्पा, और सिंधु के सबसे इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे था। अभी मैंने बताया चेनाब, सर चेनाब के नदी किनारे तो आपने पढ़ाया मांडा। सतलुज बिल्कुल सर, सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी के किनारे हड़प्पा। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइएगा। एक ऐसी प्रणाली थी जहां से हमें क्या था, जल के प्रबंधन की यानी वाटर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। फटाफट आंसर करिएगा। मैंने लोथल पढ़ाया, इसके बारे में नहीं बताया था, मैंने कालीबंगा में नहीं बताया। बच्चे आपके दो, एक धोलावीरा एक आलमगीर। फटाफट आंसर करिए दोस्तों, आलमगीर। तो आलमगीर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां से हमें रोटी बेलने की चौकी जरूर मिली थी, ये बात बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछ ले रोटी बेलने की चौकी, तो रोटी बेलने की जो चौकी थी दोस्तों वो कहां से मिली, जो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है सर, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थलों में से एक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों ये, सर ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और अगर आपसे ये पूछ ले ये खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका 1958 में खोज हुई थी। कब हुई थी सर, उसकी खोज जो है 1958 के अंदर मेरठ के अंदर ये स्थल पड़ता है। और खोज करने वाला पूछ ले तो वाई डी शर्मा हो जाएगा, इसे हम यज्ञदत्त शर्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर कौन सा बचा सर, धोलावीरा। कौन सा बचा, धोलावीरा बचा। और धोलावीरा के बारे में मैंने आपको क्या बात बताई कि सर धोलावीरा जो है ये हमारा गुजरात में पड़ता है, इसकी कोई नदी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कोई नदी नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा मैंने स्टेडियम के साक्ष्य बताए, और ये 3 भागों में आपका बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक और प्रोटो। ये बातें मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझाई थी, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लिपि नहीं मिली। लिपि नहीं तो इसके साक्ष्य हमें पाषाणों से मिले। ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य भी मिले और निपट भी पाए। उत्तर ये था ही नहीं सर, प्रोटो हिस्टोरिक था। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सर आधे ऐतिहासिक काल में हमें इसके क्या मिले थे, सोर्स मिले थे, स्त्रोत मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसमें मैं एक नाम तो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, कौन सा, जिसने 1921 में जो स्थल खोजा था, यानी दयाराम साहनी का। और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम वो होगा जिसने 1922 में खोजा, यानी आर डी बनर्जी या राखल दास बनर्जी। अब आप ऑप्शन में ढूंढिए, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद आशीर्वाद ये कुछ नहीं थे, ये भी कुछ नहीं थे। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने खुदाई की थी, ये आपको याद रखना। सर 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय एएसआई के अध्यक्ष थे दयाराम साहनी। अब एएसआई की बात आई है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सर ये एएसआई क्या बोल रहे हो आप लोग। एएसआई दोस्तों इसे बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में हुई। और 1861 के अंदर सर अलेक्जेंडर कनिंघम, किसके द्वारा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कलकत्ता में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया। और यही व्यक्ति क्या कहलाता है,
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पिता कहलाता है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया दोस्तों, वो किसे बनाया गया? नई दिल्ली को। किसे बनाया गया सर? वो नई दिल्ली। और वर्तमान में इसकी अगर मैं अध्यक्ष की बात कर लेता हूं दोस्तों, तो वो कौन है सर? वो बी विद्यावती है, जो कि 12 मई, वी विद्यावती, जो 12 मई 2020 को लॉकडाउन में बनी थी दोस्तों। तो ये एएसआई की बात है, एएसआई जो कि खुदाई करने का काम करती है। चलिएगा बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंगपुर जहां सभ्यता हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी, बताइएगा रंगपुर दोस्तों कहां पे पड़ता है? फटाफट आंसर करिएगा। रंगपुर जो है ये आपका कहां पे पड़ता है दोस्तों? फटाफट आंसर करिएगा। पंजाब में सर? पंजाब में नहीं पढ़ाया आपने, राजस्थान में नहीं पढ़ाया, उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाया, कौन सा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या है सर मेरे भाई? गुजरात का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था? सौराष्ट्र हुआ करता था। रंगपुर की बात आई है दोस्तों, याद रखना। रंगपुर जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है सर? ये मादर नदी के किनारे। इसकी नदी याद रख लेना दोस्तों, ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। रंगपुर की नदी पूछे तो मादर नदी आप लोग कर दोगे कि सर मादर नदी के किनारे ही रंगपुर है। और अगर आपसे इसकी खोज, पहली बात तो है खोज पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी ले तो आप लोग एम एस वत्स कर देना। क्या कर दोगे? एम एस वत्स। सन सन नहीं पूछता, पहली बात तो है कभी भी सन नहीं पूछा गया, सन ना याद रखना। मादर नदी याद रख लेना। और इसे कहां पे पड़ता है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र किसका पुराना नाम है? गुजरात का पुराना नाम है। ये बातें आपको जो है दोस्तों याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी, यानी किसकी देखरेख में खुदाई हुई थी? तो सर अभी आपने बताया था सर जॉन मार्शल की। किसकी? सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में। सर आत्मा और ब्रह्म तो है, ये वैदिक सभ्यता में आएंगे। कर्मकांड जब हम बात करेंगे हमारे किस वेद की? हमारे चौथे वेद की, जिसका नाम क्या है? अथर्ववेद, तब आएंगे। यज्ञ प्रणाली सर जब हम बात करेंगे किसकी? यजुर्वेद की, तब आएगी। तो बचा कौन सा सर? आपने बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ये मातृसत्तात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें सारी की सारी जहन में बैठती हुई जा रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? बताइए सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछा गया कौन सा था? विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार? बताइए दोस्तों, सभा नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, बताइए। देखो दोस्तों, उसने यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत पूछी है, और बड़ी इमारत पूछे तो वो हमारा अन्नागार होगा। क्या होगा सर? वो गजेंद्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विशाल अन्नागार। लेकिन वो सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछता तो सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी हो जाएगी? विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कितने कक्षों का? 12 कक्षों का। कहां से मिला? हड़प्पा से दोस्तों देखने को मिला। कहां से देखने को मिला सर? वो हड़प्पा से देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी घरों का जो विन्यास करा था लोगों ने, घर जो बनाए थे वो किस पद्धति में बनाए थे? कमल पुष्प में? सर बिल्कुल नहीं। गोलाकार नहीं सर, वो त्रिभुजाकार आकृति हुआ करती थी, त्रिभुजाकार आकृति थी। लेकिन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी ग्रिड पत्ती, यानी गलियां समकोण पर काटती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था दोस्तों इसके अंदर की गई थी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सर वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाए दोस्तों? सर वो लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन प्रयोग किसका करते थे? सर वो कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। और हम जानते हैं कांसा धातु जो है दोस्तों ये आपकी तांबे और टीन से मिलकर बनती है, और सबसे ज्यादा प्रयोग अगर आपसे पूछे लोहे के साक्ष्य, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति? दो क्वेश्चन है, एक तो नृत्य करती हुई बालिका पूछे, और ये किस धातु की थी? कांस्य की। तो ये कहां से मिली सर? मोहनजोदड़ो पढ़ाया था आपने, और मोहनजोदड़ो में ये सारी की सारी बातें बताई थी। तो दोस्तों इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब आपको चीजें पढ़ाई थी तो मैंने चीजों का पोस्टमार्टम इसीलिए किया था, ताकि आपको वो बातें जहन में बैठती हुई चली जाए, और आगे इसी के क्वेश्चन आएंगे। एक ही टॉपिक के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं दोस्तों, और वो भी इतना डिटेल के साथ, तो कुछ भी चीजें आपकी नहीं बचती है दोस्तों। इन चीजों को साथ के साथ कवर करते हुए चलेगा। हिस्ट्री जिसे आप लोग बोरिंग मानते हो, उसे मजा आएगा पढ़ने में अगर आप लोग डेली सेशन को देखेंगे। टॉपिक वाइज करवाऊंगा, एक भी टॉपिक आपका मैं स्किप नहीं होने दूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। एक एक चीज आपको मैं करवाते हुए चलूंगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति? मैंने क्या कहा था? पुरोहित है पुजारी, यानी पुरोहित की मूर्ति या दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित की मूर्ति या दाढ़ी वाले बाबा। लेकिन इसने बोल दिया पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति। मेरे भाइयों सीधा आंसर चिपका देना, सर आपने मोहनजोदड़ो बताया था।
पुरोहित राजा पूछे, दाढ़ी वाला बाबा पूछे, पुजारी की शस्त्र मूर्ति पूछे, आंसर क्या होगा? हमेशा मोहनजोदड़ो ही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, एक नया क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, फटाफट बताइएगा किस स्थल से हमें मिला था दोस्तों, बताइए। सर आपने हड़प्पा पढ़ाया, नहीं बताया, मोहनजोदड़ो पढ़ाया, नहीं बताया, लोथल पढ़ाया, नहीं बताया, तो बचा कौन सा? चहुंदड़ो। अब चहुंदड़ो को पढ़ेंगे दोस्तों, चहुंदड़ो की बातें करेंगे, चौधरों से बनने वाली सारी की सारी बातें हम देखते हुए चलेंगे। चलिए चौधरों के बारे में देखिए, अगर आपसे पूछ ले चौधरों किस नदी के किनारे था, तो सबसे पहले आप लोग आंसर करेंगे सर ये सिंधु नदी के किनारे था। वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सर वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र हमें चौधरों से ही देखने को मिला। उसके अलावा मैं इसकी बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, क्या एकमात्र ग्रामीण स्थल जो है वो हमारा कौन सा था? सर वो यही हुआ करता था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे ईंटों के साक्ष्य, तो ईंटों के साक्ष्य भी हमें दोस्तों जहां से देखने को मिले वो कौन सा स्थल था? सर वो चौंदड़ो ही था। कौन सा था? चौंदड़ो ही था। और यहाँ से कैसी ईंटें मिली? गोल ईंटें मिली। उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, लिपस्टिक के साक्ष्य, क्या पूछेगा आपसे? लिपस्टिक के साक्ष्य पूछे दोस्तों, तो लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें कहां से देखने को मिले? सर वो चौंदड़ो से देखने को मिले। मन के बनाने का कारखाना ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लिपस्टिक के पूछ लेगा कि वो लिपस्टिक जरूरी है, तो मन के बनाने का कारखाना, तो मन के बनाने का जो कारखाना है दोस्तों वो भी हमें चहुंदड़ों से मिला। ये सारी की सारी बातें चहुंदड़ों के बारे में थी जो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है कौन सा स्थल कहाँ पे है। अगर आपको याद है मांडा, अभी मैंने बताया था मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर का, दूसरा राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और दामाबाद महाराष्ट्र में। ये मैच द फॉलोइंग है, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप लोग कर पाओगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? अभी हमने चौंदड़ों के बारे में की बात की थी, तो आपसे ये पूछ लिया, बताइए चौंदड़ो जो है दोस्तों इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था और किसने किया था? और बताइए किसने किया था, बताइए। जेएच मैके, जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे। इसका खोज का काम 1931 में हुआ दोस्तों। चौंधड़ों का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज की क्लास के आपके सारे के सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले थे। तो जो हमने सारे के सारे क्वेश्चनों को दोस्तों जो है कवर कर लिया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ के लिए अब आपकी सबसे बड़ी बात कि आप पूछते हो कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम जो है भाई मेरा इस नाम से है, इंस्पायर एजुकेशन। या आप लोग जिस भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो वहाँ पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिलता है, बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मेरा नाम सर्च कर लेना जिस भी सोशल मीडिया पे हो, प्रवीण सुथार सर। ठीक है, तो जिस भी सोशल मीडिया पे हो आप लोग मेरा नाम सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास से आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज सेशन के साथ जुड़ना ना भूलें, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।